2024 की राजनीति, उसकी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। कौन कहां पर लड़ेगा यह भी साफ हो रहा है और कौन किस मुद्दे पर लड़ेगा यह भी साफ हो रहा है। आज दिल्ली के अंदर मीडिया का एक बड़ा कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने जो बात कही, ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने अपना एक मुद्दा चुन लिया है। आज उसी पर बात करेंगे। और राहुल गांधी ने यह मुद्दा केवल आज नहीं चुना है, बल्कि राहुल गांधी के हाल के आप उनके भाषणों को उठा करके देखेंगे, अलग अलग जगह पर उन्होंने जो बातें कही हैं उनको उठा करके देखेंगे तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को अब समझ में आ रहा है कि बीजेपी आरएसएस को अगर हिंदुत्व की पिच पर उतर करके अगर हराना है तो उसके लिए आपको एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिस पर बीजेपी विरोध नहीं कर पाए। और राहुल गांधी की स्पीच को अगर आप उठा करके देखेंगे, राहुल गांधी की जिस तरह से राजनीति अभी हाल के वर्षों में रही है उसको उठा करके देखेंगे तो समझ में आता है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ओबीसी के मुद्दे पर अब आगे बढ़ गए हैं। और ओबीसी का मुद्दा, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, ओबीसी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व का मुद्दा, अब राहुल गांधी लगातार उसको हवा देने का काम कर रहे हैं। संसद के अंदर उन्होंने 90 वर्सेस 3 का मामला बताया कि 90 सचिव में से केवल 3 सचिव ऐसे हैं जो ओबीसी समुदाय से आती हैं। दूसरा, उन्होंने राजस्थान के अंदर जब वो एक रैली में जाते हैं राजस्थान में, वहां पर भी ओबीसी का मुद्दा उठाया। अशोक गहलोत खुद कहते हैं कि मैं खुद ओबीसी सीएम हूं और 3 बार मुझको सीएम बनाया। तो इससे बड़ी बात जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या होगी। हालांकि कई सारे और उदाहरण हैं जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा। उसके बाद राहुल गांधी जब दिल्ली के अंदर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो बात कही उसको समझना जरूरी है। आज के कार्यक्रम में जो बोले उस पर भी हम आगे आएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही, साथी पत्रकार हैं जैनेंद्र, और जैनेंद्र की तरफ से सवाल किया गया था। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि आप जिस ओबीसी आरक्षण का मुद्दा महिला आरक्षण के मुद्दे में उठाना चाह रहे हैं, कोटा विद इन कोटा की जो बात आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण अगर राजनीति के अंदर बीजेपी जिसकी बात कर रही है तो उसके अंदर ओबीसी महिलाओं को भी कोटा दिया जाए, तो आपने क्यों नहीं दे दिया? 10 साल पहले जब यूपीए इस कानून को लेकर के आ रही थी तो उस वक्त में ओबीसी का आरक्षण इसमें नहीं था। आज आप विपक्ष में हैं और इसीलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो क्या आपको पछतावा है? आपने क्यों नहीं दिया उस वक्त में? यूपीए ने क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी की तरफ से इस पर कहा गया कि हां 100% पछतावा है। समझिए जरा बात को। राहुल गांधी से पूछा जाता है कि आपने आरक्षण ओबीसी को क्यों नहीं दिया था महिला आरक्षण के मामले के अंदर, तो राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे 100% इस बात का पछतावा है कि हमने क्यों नहीं दिया। राहुल गांधी उस सरकार का हिस्सा नहीं थे, मनमोहन सरकार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी सांसद जरूर थे। और राहुल गांधी सांसद रहते हुए उनकी खुद की सरकार की इस तरह से खुल करके गलती को स्वीकार करना और उसमें भी कहना कि 100% हमारी गलती थी, इसका मतलब यह है कि वो अपनी तरफ से कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाह रहे। इसमें दूसरी जो बात है, दूसरी बात वो समझने वाली ये है कि राहुल गांधी इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे समय पर जो हुआ वो भी गलत था और बीजेपी आज जिस चीज को कर रही है वो भी गलत है। ओबीसी की भागीदारी जो है वो होनी चाहिए। ओबीसी का जितनी ओबीसी समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है उसको सामने आना चाहिए, उसको सामने लाया जाना चाहिए। तीसरी बात जो उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस जो हमने कराई थी उसके आंकड़े पब्लिक किए जाने चाहिए ताकि ओबीसी के लोगों को पता चले कि उनकी कितनी हिस्सेदारी है और उनकी भागीदारी कितनी है, ये पता चले। और उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि अगली जब सेंसस हो तो वो जातीय जनगणना उसमें होनी चाहिए कि किसकी कितनी जाति है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। ओबीसी के ऊपर राहुल गांधी का जो फोकस है उसको लेकर के कांग्रेस के नेता से मेरी बात हुई। मैंने पूछा कि क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, ओबीसी का मुद्दा मिल गया है, तो इसमें जो है आप हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाए? तो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने जो ये ओबीसी वाला जो मामला है
ये पहली बात तो राहुल गांधी इस पर नए नहीं आए हैं कि कोई अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने जो है वो पूरा ओबीसी का जो पूरा जो गठजोड़ है उसको समझ लिया हो, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के मन में ओबीसी का जो फैक्टर था वो पहले से था, लेकिन वो फैक्टर भारत यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा मजबूत हो गया। और भारत यात्रा के बाद में आप राहुल गांधी की जितनी एक्टिविटी आप देखेंगे तो उसमें जो आपको दिखाई देता है तो वो ये है कि वो राहुल गांधी पहचान रहे हैं कि ओबीसी की हिस्सेदारी भागीदारी कहां पर कितनी है। भारत यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी से सबसे बड़ा तबका मिला वो ओबीसी तबका था। भारत में अगर कोई सबसे बड़ा तबका है तो वो ओबीसी तबका है। राहुल गांधी अगर जाकर के किसी सब्जी वाले से मिलते हैं तो वो भी ओबीसी है। अगर राहुल गांधी किसी बेरोजगार युवाओं से मिलने के लिए अगर मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी वो ओबीसी की है। अगर राहुल गांधी कुलियों से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी ओबीसी की है। अगर राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी ओबीसी की है। अगर राहुल गांधी दिल्ली की झुग्गियों में जाते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं तो वहां पर भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी ओबीसी की है। और भी दूसरे तबके हैं इसमें, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी के लोग हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो ओबीसी की है। और ये राहुल गांधी को बात जो है वो समझ में आ गई कि ओबीसी की बात करनी पड़ेगी। और ओबीसी की बात एक ऐसी बात है जिसके ऊपर बीजेपी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि बीजेपी अगर ओबीसी के ऊपर बात करेगी तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी और बीजेपी जवाब देते देते थक जाएगी, क्योंकि बीजेपी असत्ता में है, सवाल उनसे पूछे जाएंगे। राहुल गांधी ने तो अपनी तरफ से साफ कर ही दिया है कि हमारी 100% गलती थी। अब कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर ले, मान ले, कह दे कि 100% गलती थी, अब उससे ज्यादा आप जाकर के क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति कह दे कि हां मेरा ये गुनाह था, 100% मेरा गुनाह था, तो इससे ज्यादा आप उससे क्या कबूल कराएंगे? राहुल गांधी ने कबूल कर लिया कि 100% हमारी गलती थी। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ उठने वाले जितने भी सवाल हैं वो कम से कम तब तक के लिए ठंडे बस्ते में चले गए हैं जब तक उनकी सरकार आए। हाँ, ये सवाल जरूर अभी भी पूछा जा सकता है कि आपको अगर गलती का एहसास हो रहा है तो आपकी राज्य सरकारें हैं, उनमें आप कितना जो है प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, कितने एमएलए को टिकट दे रहे हैं, कितने जो है वो आप सांसदों को टिकट देंगे, ये सारे सवाल जो है आगे चल करके हो सकते हैं। लेकिन गलती को स्वीकार करके और उसमें यह कहना कि हम भागीदारी के लिए जो है वो तैयार हैं और हम चाहते हैं कि भागीदारी हो, तो फिर उसमें क्या होगा? एक ओबीसी के मामले के अंदर जो है एक बड़ा उदाहरण कांग्रेस की तरफ से और दिया जाता है, हालांकि कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई, अर्जुन सिंह का मामला। और जिस तरह से अर्जुन सिंह ने मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर 27% उच्च शिक्षा के अंदर जो आरक्षण दिया, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस उसको उस तरह से कैश नहीं कर पाई जिस तरह से उसको किया जाना चाहिए था। 27% आरक्षण, और वो भी टुकड़ों में नहीं, एक बार में ही 27% आरक्षण देना कितनी बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस उसको कैश नहीं कर पाई और कांग्रेस ने उस वक्त में यह भी नहीं कहा जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि महिला आरक्षण जो है वो 2029 तक हो जाएगा या उसके आगे होगा, कोई अभी तारीख बताई तक नहीं है। कांग्रेस ने 27% आरक्षण दिया और वो आरक्षण एक बार में दिया, और वो आरक्षण केवल जो है वो ऐसा नहीं कि ओबीसी तबके के छात्रों को मिला, वो आरक्षण ओबीसी तबके के जितने भी लेक्चरर प्रोफेसर रहे उनको भी मिला। और देश भर में करीब करीब बताए जाते हैं कि 3000 से ज्यादा जो है वो लेक्चरर प्रोफेसर, उनकी अतिरिक्त नियुक्ति जो है वो ओबीसी के उस 27% आरक्षण की वजह से तब उस समय पर हुई थी। लेकिन कांग्रेस उस बड़े मुद्दे को भुना नहीं पाई। खैर, अब कांग्रेस जो है उसको लगता है, राहुल गांधी को लगता है कि ओबीसी का जो मुद्दा है अगर उसको जोर शोर से उठाया जाए तो ओबीसी के मुद्दे में फिर बात जो है वो 80% तक कवर हो जाती है, क्योंकि एससी, एसटी और माइनॉरिटी ये कांग्रेस की तरफ जो है वो पहले से आज भी हैं। 2019 के अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो एससी, एसटी का और माइनॉरिटी का वो वोट तो कांग्रेस को मिला, लेकिन कांग्रेस जहां पर मार खा गई वो था सबसे ज्यादा ओबीसी का। अब राहुल के सामने चुनौती क्या है? राहुल के सामने चुनौती इस बात की है कि राहुल गांधी क्या नरेंद्र मोदी के सामने अपने आप को
ओबीसी से, ओबीसी समाज के लिए एक बड़ा जो है वो अपने आप को, उनसे ज्यादा जो है उनका चिंतक वो अपने आप को लोगों के बीच में स्थापित कर पाएंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो ओबीसी सीएम है। हालांकि ओबीसी सीएम होने का जो जेपी नड्डा की तरफ से जो संसद में बोला गया वो कोरा झूठ था। इससे पहले भी देश के अंदर जो है वो ओबीसी सीएम रहे हैं, एचडी देवगौड़ा पीएम रहे हैं, माफ कीजिए, एचडी देवगौड़ा जो है वो पहले भी जो है ओबीसी पीएम रहे हैं। ओबीसी जो है पीएम नरेंद्र मोदी दूसरे उसके बाद में। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, सवाल तो फिर उसके आगे भी उठेगा कि नरेंद्र मोदी की जो जाति है वो पहले ओबीसी में थी नहीं। नरेंद्र मोदी बताए जाते हैं कि जब वो गुजरात के सीएम बने उस वक्त में उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में डलवा दिया। और नरेंद्र मोदी जब यूपी आकर के लोकसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय करते हैं और बनारस में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी निगाह जो है उस ओबीसी वोट बैंक पर भी थी कि सबसे ज्यादा जो सीट है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है और सबसे ज्यादा जो ओबीसी तबका है वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और याद करिए, अभी भी 2014 से लेकर के 2023 तक आज हम खड़े हैं, बीजेपी के पास में ओबीसी कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जो है वो जरूर एक नेता के तौर पर है, लेकिन वो ओबीसी के तौर पर जो है वो स्थापित अपने आप को नहीं कर पाए और ओबीसी के तौर पर उन्होंने जो है वो पेश भी नहीं किया। ये ओबीसी की तौर पर पेश नरेंद्र मोदी को संभवतः पहली बार अब किया गया है जब ये मामला उठा ओबीसी को लेकर के। अब जो है वो राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी को जो है वो ओबीसी बता करके पेश किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो दूसरी बड़ी चीज रही है जिसकी वजह से जो मामला नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं बल्कि उनके विपक्ष में जो है वो जाता हुआ दिखाई देता है, वो ये है कि ओबीसी समुदाय के उत्तर प्रदेश से होने के बावजूद वहां पर भी 75 जिलों के जो डीएम की अगर आप बात करेंगे तो 75 जिलों के डीएम में ओबीसी की जो भागीदारी है वो करीब करीब जो है वो 2 से 4 डीएम जो है बताए जाते हैं कि वो ओबीसी के हैं। बाकी करीब करीब 20 से 21 सीएम जो है वो योगी आदित्यनाथ की जाति ठाकुर से आते हैं, क्षत्रिय से आते हैं और करीब करीब 20 जो है वो डीएम वो ब्राह्मण हैं। और उसके साथ साथ एससी एसटी को अगर आप देखेंगे तो एससी एसटी को जो है वो देखेंगे तो करीब 10-12 डीएम जो है वो एससी एसटी से है, ओबीसी के डीएम नहीं। बताया जाता है कि एक जो है वो जाट डीएम है और एक जो है वो गुज्जर डीएम है। आप बताइए 75 जिलों की जहां पर इतनी बड़ी आबादी है, देश में सबसे बड़ा जिला है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार चुन करके आए, वहां पर ओबीसी को भागीदारी के नाम पर उन्होंने क्या दिया? अब राहुल गांधी जो लगातार एक चीज को जो पिच करने का काम कर रहे हैं वो ये है कि जिस तबके के बीच में वो पहुंच रहे हैं उस तबके में सबसे ज्यादा भागीदारी, हिस्सेदारी ओबीसी की है। और ओबीसी के रूप में अब कांग्रेस पार्टी के पास में गिनवाने के तौर पर अशोक गहलोत भी हैं, गिनवाने के तौर पर सीएम भूपेश बघेल भी हैं, सिद्धरमैया भी हैं और बीजेपी के सामने जो है परसेंटेज में अगर आप देखेंगे सरकार के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, हालांकि अमित शाह जब संसद में बोल रहे थे तो अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास में कुल जितने एमपी हैं उससे ज्यादा एमपी तो हमारे ओबीसी समुदाय से आते हैं। लेकिन यह भी देखना होगा परसेंटेज में अगर आप उसको उठा करके देखेंगे तो कितने ओबीसी को आप टिकट देते हैं, कांग्रेस कितने ओबीसी को टिकट देती है, यह भी देखना पड़ेगा। और यह आंकड़ा तो मैंने अभी हाल में आपको दिखाया था कि कांग्रेस एससी एसटी को 27% टिकट देती है और बीजेपी 11% टिकट देती है। तो यह मामला भी अपने आप में बहुत कुछ जो है वो साफ हो जाता है। अब इसके बाद में आगे की जो राजनीति है जिसका रुख जो है वो धीरे धीरे साफ हो रहा है। राहुल गांधी जब आज बोल रहे थे मीडिया के उस कॉन्क्लेव के अंदर दिल्ली के अंदर, तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से इस बात को साफ किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी के नाम पर जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों को लगातार सवालों के जवाब देने से बच रही है, मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का जो अगला भाषण हो वो इस बात पर हो और वो देश को इस बात को समझाएं कि 90 में से 3 सचिव वो आखिरकार क्यों हैं जो ओबीसी के हैं। क्या केवल और केवल 5% ही ओबीसी की भागीदारी है? अगर वो कहते हैं कि यहां 5% ओबीसी की भागीदारी है तब मैं मानने के लिए तैयार हूं, तब मेरी डिबेट खत्म हो जाएगी। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया।
मतलब राहुल गांधी बड़े प्रैक्टिकली तौर पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कांग्रेस ने बहुत प्रैक्टिकल होकर के इस मुद्दे को चुना है। एससी एसटी के रूप में अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की जो नियुक्ति हुई है, उससे दलितों के बीच में एक बड़ा जो है वो साफ संदेश जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से देने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे को पानी का गिलास जो है वो खुद पानी का भर करके पकड़ाते हैं, तो वो एक संकेत के तौर पर जो है लगातार मैसेज देने की कोशिश वो कर रहे हैं कि दलितों के साथ में हम हैं। माइनॉरिटी की अगर बात करें तो माइनॉरिटी का तबका बीजेपी की तरफ जाने की कितनी संभावना है ये तो सब लोग जानते हैं, और कांग्रेस की तरफ माइनॉरिटी का तबका कितना जाएगा ये भी सबको मालूम है। कहा तो ये भी जाता है कि अखिलेश यादव की एक मुस्लिमों के साथ में, मुस्लिम चिंतकों के साथ में बैठक हुई और उस बैठक में अखिलेश यादव को बताया गया कि आप कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाइए। जब बात बेंगलुरु बैठक की हो रही थी तो उस वक्त में अखिलेश यादव उसमें जाने के कोई बहुत ज्यादा दिलचस्प जो है बताए नहीं जाते हैं कि अखिलेश यादव की दिलचस्पी कोई बहुत ज्यादा थी नहीं। लेकिन जब अखिलेश यादव को यह बताया गया मुस्लिम चिंतकों की तरफ से, प्रोफेसरों की तरफ से, जब उनकी कैलकुलेशन जब ये निकल करके आई कि आप अगर नहीं जाएंगे तो जो माइनॉरिटी का तबका है इस गठबंधन में अगर आप नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे, और माइनॉरिटी का जो वोट है वो एक तरफा, वो आपको नहीं कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। तो इस बात को तो मैंने भी अपनी कई सारी पहले की खबरों में कहा है कि अब वोट देश में केवल 2 ही वोट हैं। चुनाव बाइपोलर हो चुके हैं और कहीं का भी चुनाव आप उठा करके देखिए, अब 3 जगह सत्ता नहीं जाती है, त्रिकोणीय मुकाबला अब नहीं होता है। अब केवल 2 ही मुकाबले होते हैं, या तो इस तरफ या इस तरफ। और ऐसे में राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर के उतर रहे हैं, जो ओबीसी का मुद्दा जिस पर राहुल गांधी अब जो है वो आगे तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने एक बात और भी कही, राहुल ने कहा कि अगर कास्ट सेंसस के जो हमारे समय पर जो आंकड़े आए थे, जो हमें पब्लिश करने थे, उस वक्त में सरकार फिर चली गई, अगर आप उनको पब्लिश नहीं करेंगे तो हम उनको पब्लिश कर देंगे। और अगर 2024 के चुनाव से पहले अगर ये हो जाता है तो सरकार को उनको खंडन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो आंकड़े पब्लिश कर दिए जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ओबीसी की जो भागीदारी है, हमारी जो कास्ट सेंसस थी, हालांकि उसमें कुछ कई सारे पेज हैं कि सरकार की जो रिपोर्ट थी सार्वजनिक तौर पर आप उसको कैसे जो है वो टेबल करेंगे, कैसे उसको रखेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इसको कर देती है, ये जोखिम भी मोल कांग्रेस पार्टी ले लेती है, और अगर कांग्रेस पार्टी ने इसको कर दिया तो फिर उसके बाद में एक जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा वो ये होगा कि बीजेपी अगर उसके ऊपर हां भरेगी तो बीजेपी फंस जाती है, और अगर बीजेपी उस पर ना बोलेगी तब बीजेपी पर सवाल ये उठेगा कि आप बता दीजिए कि असल मुद्दा क्या है, कितनी भागीदारी है आप बता दीजिए। कांग्रेस तो कह रही है कि कांग्रेस ने जो कास्ट सेंसस कराया उसमें ओबीसी की जो भागीदारी है वो इतनी है, उसमें 52% आता है, उसमें 55% आता है, उसमें 60% आता है, उसमें 50% आता है, जो कांग्रेस की सेंसस में उस वक्त में हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार के समय। तो कांग्रेस पार्टी अगर उसको सामने रख देती है तो बीजेपी के लिए बड़ी चिंता ये खड़ी हो जाएगी कि बीजेपी कैसे उसको निगले या कैसे उसको उगले, ये एक बड़ी बीजेपी के लिए चिंता हो जाएगी। अब ये अगर काम हो जाता है तो फिर एक और जो है वो मुद्दा उठेगा कि पूरा जातीय जनगणना कराई जाए, और जातीय जनगणना में फिर जो है फिर ये डिमांड दूसरी ओर रखी जाएगी कि एससी एसटी को आप कितना हिस्सा दे रहे हैं, एससी एसटी की बात कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी अभी केवल ओबीसी को लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी किसी और की कुछ बात नहीं कर रहा हूं, केवल ओबीसी की बात कर रहा हूं, आप ओबीसी के ऊपर बात कीजिए। और ओबीसी की जिस दिन पहली बात क्लियर हो गई उसके बाद में सीधी बात जो है वो आएगी कहां पर, वो बात आएगी एससी एसटी के ऊपर कि एससी एसटी को आप कितना दे रहे हैं, फिर वो बात वहां पर आएगी और उसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। तो सोचिए किस तरह से जो है वो राजनीति अब जो है वो राहुल गांधी की तरफ से दिखाई दे रही है, और राहुल गांधी किस तरह से उस राजनीति के अंदर बीजेपी को घुमाए जा रहे हैं और बीजेपी उसमें घूम रही है। उसके अलावा बीजेपी के पास में और कोई चारा नहीं है कि बीजेपी उसका कहीं पर कोई विरोध कर पाए। अब इसमें एक चीज और देखिए आप, ओबीसी को लेकर के जितना राहुल गांधी उसमें ताकत दे रहे हैं, ओबीसी को लेकर के राहुल गांधी जिसमें उस मुद्दे के अंदर जितनी उसमें हवा भर रहे हैं, इसका विरोध भी नहीं हो सकता है। इसका विरोध कौन करेगा? ओबीसी की अगर जो है वो भागीदारी की बात हो रही है
तो उसका विरोध SC ST नहीं करेगा, क्योंकि SC ST जो है वो अगर उसका विरोध करता है तो वो संभव ही नहीं दिखाई देता है। उसका विरोध कौन कर सकता है? उसका विरोध जो है वो अपर कास्ट जो है वो कर सकती है। लेकिन कांग्रेस को मालूम है कि अब अपर कास्ट उससे छिटक चुकी है, उसमें आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो उसमें जान नहीं डाल सकते हैं। अगर आप ये 50% अगर OBC को अपने साथ लेकर के चलें और उसके साथ साथ जो है 50% के साथ साथ फिर उसमें जो है वो आप 15% 18% अगर OBC के साथ साथ SC ST को साथ में अगर लेकर के चलें और उसके साथ साथ मुस्लिम को साथ लेकर के चलें तो ये मामला 85% तक पहुंच जाता है। 85% तक ये मामला पहुंच जाता है और 85% अगर उस पर अपना दाव ठोक दिया तो फिर बीजेपी के लिए बचेगा 15%, और उस 15% में बीजेपी कहां तक जाएगी? 15% से किसकी सरकार बनती है? 80% 85% में से 60% तो बीजेपी कांग्रेस के फिर भी कहीं नहीं गए। तो सवाल और गणित अब ये है, और राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ करके ये इस पिच पर जो है कदम रखा है, इस पिच पर पैर रखा है। अब राहुल गांधी इस पिच पर कब तक ठहर पाते हैं, कहां तक ठहर पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।